नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे यूरोप में वैचारिक क्रांति के बारे में। पुनर्जागरण के प्रभाव में यूरोप में वैचारिक क्रांति के नए युग का आरंभ हुआ। लोगों में अज्ञान और अंधविश्वास कूट कर भरा हुआ था। बुद्धिजीवी लोगों ने जनता में फैले अंधविश्वास को तोड़ा और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। इसी समग्र परिवर्तन को वैचारिक क्रांति कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति के बारे में। 18वीं से 19वीं शताब्दी के कालखंड में यूरोप में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। इस कारण इस युग को क्रांति युग कहा जाता है। इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ और राजा के अधिकार सीमित हो गए। बच्चों, अब हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध की। अमेरिका की खोज के पश्चात यूरोपीय देशों की दृष्टि उस पर पड़ी। इंग्लैंड ने अमेरिका के कई प्रदेशों पर कब्जा कर उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया। इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। पहले तो इंग्लैंड इस उपनिवेशों पर इतना ध्यान नहीं देता था, परंतु बाद में उसने उपनिवेशों पर कठोर बंधन लगाने शुरू कर दिए। अमेरिका की जनता ने उसका विरोध किया और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में अमेरिका विजयी हुआ। इसके एक नए देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदय हुआ और यह आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। बच्चों, अब हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस में राजा और रियासतदारों का अत्याचार काफी बढ़ गया, जिसके कारण 1789 में जनता ने फ्रांस के राजा के विरोध विद्रोह शुरू कर दिया। फ्रांस की इस राज्य क्रांति के बाद वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। बच्चों, इस तरह हम कह सकते हैं कि विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई, उनमें इन दो क्रांतियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब मैं आपको 18वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, जो सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। उद्योगों में वाष्प शक्ति बिजली कर्घा के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा। छोटे मोटे उद्योग धंधों का स्थान कारखानों ने ले लिया। यातायात के साधनों में भी क्रांति के परिवर्तन आए। रेल और जलयान अस्तित्व में आए। इंग्लैंड के पश्चात धीरे धीरे यह क्रांति विश्व में फैलती गई। अब हम पढ़ेंगे पूंजीवाद के बारे में। यूरोप में जहाजों द्वारा व्यापार करना व्यापारियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इस दशा में समभागी पूंजीवाद अस्तित्व में आए। समभागी से बच्चों आशय है पार्टनरशिप। इस कारण यूरोप की आर्थिक संपन्नता बढ़ती गई और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद की। 15वीं से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। इस काल में यूरोपीय देशों ने अन्य देशों के प्राकृतिक संपन्न भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाकर उसे अपने उपनिवेश बनाए। उनकी यह नीति उपनिवेशवाद कहलाई। अब हम बात करेंगे साम्राज्यवाद की। एक शक्तिशाली देश अपने गौरव और शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश पर पूर्ण रूप से राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो उसे ही हम साम्राज्यवाद कहते हैं। हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद। भारत में अपना व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच एक कांटे की लड़ाई चल रही थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने जहांगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत के गोदाम की स्थापना की। इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता था। बच्चों, अब हम बात करेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच के संघर्ष की। भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। यह युद्ध कर्नाटक के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और कर्नाटक पे अपना राज्य विस्तार कर लिया। अब हम बात करेंगे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुई। बंगाल प्रांत भारत का सबसे समृद्धशाली व संपन्न प्रांत था। अंग्रेजों की नज़र वहीं पर थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1756 में सिराजुद्दीन दौला बंगाल राज्य का नवाब बना। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके घर वालों ने ही उसे धोखा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक से बंगाल प्रांत की व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी। अंग्रेजी व्यापारी इन सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कोलकाता के गोदाम के चारों तरफ चहारदीवारी बना ली। जब यह बात सिराजुद्दीन दौला को पता चली, तो उन्होंने इस पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। इस घटना के कारण अंग्रेजों में असंतोष व्याप्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब पद का प्रलोभन सेनापति मीर जाफर को दिया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज और सिराजुद्दीन दौला की सेनाएं आमने सामने आई, परंतु मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की
सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की पराजय हुई। अंग्रेजों के समर्थन से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। आगे चलकर उसके विरोध करने पर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को वहां का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के अवैध व्यापार को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे नवाब पद से हटा दिया। बंगाल में चल रही अंग्रेजों की गतिविधियों को देखते हुए 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध के कारण इलाहाबाद की संधि हुई। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों की सत्ता की नींव बंगाल प्रांत में रखी गई। जो अब हम बात करेंगे अंग्रेज मैसूर संघर्ष के बारे में। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा टीपू सुल्तान राजा बना। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध मन से युद्ध किया। 1799 में अंग्रेजों से युद्ध में पराजित होने के कारण मैसूर में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। हम बात करेंगे सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार किस प्रकार हुआ। अंग्रेजों को भय था कि रूस भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा। परिणामतः अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने 1853 ईस्वी में सिंध पर भी अपना कब्जा जमा लिया। बच्चों, अब हम बात करेंगे सिख सत्ता के पराजय के बारे में। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा। उसकी उम्र बहुत कम थी। उसकी तरफ से उसकी मां रानी जिंदन राज्य का प्रशासन चलाती, पर सरदारों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यह अवसर पाकर अंग्रेजों ने कुछ सरदारों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणामतः अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुए। सिख पराजित हुए और पंजाब में अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। धन्यवाद बच्चों।